हम बात कर रहे थे कलर ब्लाइंडनेस की, जहाँ पर लोग पेशेंट्स रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, यानी उनको नहीं पता चलता कि भाई रेड कलर कौन सा और ग्रीन कलर कौन सा है। अब इस मसले के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, इस मसले में प्रॉब्लम ये होती है कि ये प्रॉब्लम दरअसल कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं आता, बल्कि ये प्रॉब्लम अराइज उस वक्त होता है कि जब हमारे पास, शायद आप लोगों को इस बात का पता हो कि मेल्स और फीमेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका नॉलेज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है हमें इसकी आगे ज़रूरत कभी पड़े। नाउ फीमेल्स आर एक्स एंड मेल इज एक्स एंड वाई, मेल इज एक्स एंड वाई, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि ये जो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस की, इसके जो जीन्स हैं, जीन्स का वर्ड आपने कभी सुना होगा, वो एक्स क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है, यानी इसको आने के लिए, सामने आने के लिए दोनों पेरेंट्स से ये अलील या जीन आना जरूरी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। अगर रेड एंड ग्रीन करीब करीब होंगे तो आप इसमें फर्क नहीं कर सकते कि ग्रीन कौन सा रेड कौन सा है। समटाइम उसमें ब्लैकिश ग्रेइश शेड नजर आता है, ग्रे स्केल में आपको कलर नजर आता है, और समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो कलर्स हैं वो नाकाबिले शनाख्त हो जाते हैं कि भाई रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। तो यही वजह है कि जब हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उसमें येलो कलर बीच में डाला जाता है बिटवीन ग्रीन एंड रेड, वरना क्या होता है कि ग्रीन और रेड होती है, यानी आइदर यू गो और यू डोंट गो, यू जस्ट स्टॉप। लेकिन हुआ क्या कि रेड और ग्रीन के दरमियान में येलो भी रखा गया ताकि उससे उनके दरमियान में फर्क नजर आ सके, वरना जो कलर ब्लाइंड बंदा है वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि रेड लाइट कब जल रही है और ग्रीन लाइट कब चल रही है। और इसके अलावा सीक्वेंस रखी जाती है रेड ग्रीन और रेड येलो और ग्रीन की, ताकि अगर उसको कलर नजर भी ना आ रहे हो तब भी उसको पता हो कि ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला ग्रीन है, कि वो तो बैठा हुआ बेचारे को पता ही नहीं चल रहा कि रेड कौन सा है ग्रीन कौन सा, वो कलर देख रहा है। अभी रेड लाइट हुई थी, उसने गाड़ी चला दी, ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास क्रिएट हो सकते हैं। तो टू अवॉइड दैट हम एक सीक्वेंस में रेड येलो और ग्रीन को रखते हैं ताकि वो लोग जो कलर ना देख सकें वो उसमें डिफरेंस देख सकें। तो ये चीज़ आपके पास होती है, ठीक हो गया। तो ये कलर ब्लाइंडनेस है। देयर इज स्टिल नो मेजर तरीक़ेकार टू स्टॉप और टू क्योर कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में आ गई तो अब ये पूरी जिंदगी रहती है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं होती। ये तो बातें थी सारी हमारी आंखों से रिलेटेड, आंखों के मसले मसाइल थे। अब आंखों के बाद एक दूसरा, सर इसका ताल्लुक ब्रेन से होता है या आई से? इसका ताल्लुक होता है आइज से। आइज के अंदर जो रेटिना के साथ एडिशनल रॉड्स और कोन्स लगे हुए होते हैं, जो कलर को चेक कर रहे होते हैं, कलर को देखने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है कि उनके अंदर वो इनकी फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन जब मुतासर होती है तो हमें कलर्स को देखने, डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है। सर वो अभी आई इन्फेक्शन भी तो है, वो किसको इफेक्ट करता है? जो आई इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो सिर्फ कॉर्निया के हद तक रहता है, जो ऊपर एडिशनल लेयर होती है हमारी आँख के आगे, प्यूपल वाले रीजन के आगे जो कॉर्निया वाला पोर्शन होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। बहुत अंदर तक डिटेल में नहीं जाती, मतलब आँख के अंदर तक ही मसला नहीं जाता, तो इस वजह से क्योरेबल भी होता है, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये जो पीछे रॉड्स एंड कॉन्स की या नर्व्स की फॉर्मेशन होती है, अटैचमेंट होती है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कितना डीपली या कितनी तवील दूरी तक आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक और बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट बताऊं कि देयर हैज़ बीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट एक्चुअली प्रूव्ड कि फीमेल्स कैन सी अ वास्ट डिफरेंस इन कलर्स एज कम्पेयर टू मेल्स। तर्जुमा ये है कि ख़वातीन ज़्यादा रंगों में डिफरेंसेस देख सकती हैं मर्दों के मुकाबले में, यानी मेल्स को कलर्स में, यानी दे कैन से लाइक ये पर्पल है और ये लाइट पर्पल है, बस और कुछ नहीं। बट फीमेल्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पर्पल, मीडियम पर्पल, मीडियम पर्पल, मीडियम लाइट पर्पल, लाइट पर्पल एंड लाइट पर्पल। ये इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकती हैं वो। ये कुछ रिसर्चेस से साबित हुआ है। तो उनका ब्रेन भी इस तरह से अटैच होता है और उनमें साथ में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, प्लस जो रेटिना के ऊपर रॉड्स एंड कॉन्स लगे होते हैं वो भी कलर्स को देखने में हेल्प कर रहे होते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन जब कपड़े लेने के लिए जाती हैं या वो बेल पीको वगैरह के कामों के लिए जाती हैं तो वो मर्दों से ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो डाई और
पीको और बेल लग के चेक करने वाला काम कर सकती हैं, जो मेल्स नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक स्पेशलिटी और सुपीरियोरिटी दे हैव ओवर मेल्स। ये सारी बातें हो गई, खैर हो गई। अब आ जाओ आगे चलते हैं, इससे कलर ब्लाइंडनेस के अलावा बात करते हैं अब एक दूसरे मसले की जो हम सबके तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं, और उसको हम कहते हैं कान। कानों का काम हम जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, ज़बान और आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कानों के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं और क्या बातें हैं कानों की, ज़रा उसको भी एक दफ़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास कानों का पोर्शन बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर दिस इज़ योर कान, ठीक हो गया। ये एक्सटर्नल एयर का पोर्शन है जिसको हम लाइक पिना भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट इसमें से कुछ पोर्शंस जो हैं वो अंदर की तरफ निकलते हैं। ओके इसमें से नाली निकाल दें यहाँ पर। अच्छा भाई, तो ये आपकी बात मिसाल के तौर पे कान है। ये कान के जो नीचे वाला हिस्सा है थोड़ा सा, ये मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से आ गया ये, लेकिन बहरहाल ये कान तो कान ही होता है, आप सबका एक जैसा होता है, कानों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये लेट सपोज दिस इज द कान थिंग, ये कान वाला पोर्शन आ गया। अब इसके अंदर कान के हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं, एक आउटर एयर का पोर्शन होता है, एक मिडल एयर का पोर्शन होता है और बिल्कुल एक इंटीरियर एंड होता है, इनर एयर का पोर्शन होता है, जिसको हम हाइंड एयर का पोर्शन भी कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को समझते जाओ कि विद इन योर एयर वी हैव सम अदर फंक्शंस, सम द स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास एक अदद एयर ड्रम का पोर्शन, इसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इसमें भी 2 पोर्शंस हैं। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर दूँ इन 2 पोर्शंस को। एक हैमर का पोर्शन है और एक एनविल का पोर्शन है, हैमर एंड एनविल का पोर्शन है। सिमिलरली वी हैव अनदर स्ट्रक्चर ओवर हेयर जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, ठीक हो गया। ओके यहाँ पर मैं एक और पार्ट बनाने लगा हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें पार्ट को। ये आपके पास कहलाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। Now we have like differentiated these parts into different structures और इन स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझते चले जाते हैं ताकि हमें बात को समझने में मौका मिल सके। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, देखो हमने एयर के तो 3 हिस्से बना दिए। एक बाहर वाला कान का पोर्शन जो ये हमारा कार्टिलेजस पोर्शन होता है, इसको हम पेना कहते हैं, याद रखिएगा। ये
जो मैमल्स है ना, मैमल्स कौन होते हैं? जैसे हम मैमल्स हैं, हमारी खसूसियत है ये आउटर एयर की, यानी खास हमारे अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास आउटर एयर स्पिना का पोर्शन होता है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी में नहीं होता ये आउटर एयर। आप किसी तोते को देख लो, उसके कान ऐसे नहीं होते। आप किसी छिपकली को देख लो, उसके कान ऐसे नहीं होते। मगरमच्छ के ऐसे नहीं होते। आपके पास मछलियों के ऐसे नहीं होते। कभी कोई गलती से कोई तोता, कोई कौवा या कोई इस तरह का कोई और जानवर मिल गया जिसके ये पिना मौजूद है, ये बाहर की कान, ये बाहर वाला मौजूद है, तो उस आपने फ़ौरन जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देनी है और वहाँ से चले जाना है, क्योंकि वो चीज़ तोता नहीं है, वो कौवा नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, तो सिवाय मैमल्स के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये बाहर की चीज़ मौजूद नहीं होती। या तो हमारे पास छोटे होंगे जैसे बिल्ली के बच्चे के होते हैं छोटे छोटे से, या फिर बहुत बड़े बड़े होंगे जैसे खरगोश के होते हैं, जैसे गधे के होते हैं, डोंकीज के होते हैं, इस तरह की चीज़ों के होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब एक बात याद रख लो कि हमारे पास ये तो 3 पोर्शंस बन गए। अब इन 3 पोर्शंस के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर बातें हैं उनमें मैंने मेन बातें बताई कि पिना आपके पास है जो कार्टिलेजिनस इन स्ट्रक्चर होता है, यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट की फॉर्म में चीज बनी हुई होती है। ये कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस का मतलब ये होता है इट इज मेड अप ऑफ अ कुरकुरी हड्डी विच इज नोन एज अ कार्टिलेज। बोन इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड एंड इट इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में मिलकर देखेंगे। जब कान के अंदर घुसते हैं तो एक छोटी सी नाली हमारे पास आती है और ये नाली अल्टीमेटली एंड होती है एक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको हम आमतौर पे एयर ड्रम कहते हैं। व्हेनेवर वॉइस गोज और एयर गोज इनसाइड दिस एयर कैनाल, ये एयर ड्रम के साथ जाके टकराती है और एयर ड्रम वाइब्रेट करता है इस तरह से। इसके वाइब्रेशन के नतीजे में आपके पास आवाज जो है मूव करती है आगे की तरफ, और आगे आवाज पहुंचती है 3 स्ट्रक्चर्स के पास। 3 स्ट्रक्चर्स के पास आवाज पहुंचती है। उन 3 स्ट्रक्चर्स के मैं नाम आपके सामने यहां लिख देता हूं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके पास है मेलियस। मेलियस पहला ऑप्शन। तो ये रहा, यहां लिख देते हैं। अगर ये हमें तंग कर रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, तंग करता रहेगा। ये यहां पर मैं लिख देता हूं मेलियस, जिसको हम हैमर कहते हैं। मेलियस के बाद हमारे पास दूसरी चीज है इनकस, जिसको हम एनविल कहते हैं, और तीसरी चीज स्टेपीज। ये 3 बोन्स हैं जिनको हम ऑडिटरी बोन्स भी कहते हैं, और इनके अंदर खास बात यह है कि जो स्टेपीज है, ये जिसको स्टेप्स भी कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी आप कह लो सिग्नल्स फ्रॉम द एयर ड्रम। सबसे बड़ी बोन बॉडी की कौन सी होती है? फीमर। फीमर बोन कौन सी होती है? घुटने से नीचे वाली बोन जो होती है, बल्कि घुटने से ऊपर वाली बोन जो होती है, जिसको हम थाई बोन कहते हैं। सबसे बड़ी, सबसे डेंस एक बोन होती है बॉडी की। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन बॉडी की स्टेपीज या स्टेप्स होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन, which is present right after your eardrum, perihammer, per anvil, and then stapes, one of the smallest bone of the human body, responsible for receiving auditory signals from the eardrum. ये जुमला याद रख लेगा मेरा। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब इन सारी बातों के बाद एक बात और याद रखने की ये है कि मिड एयर के अंदर एक और छोटा सा पोर्शन आता है जिसमें हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होती हैं जिनका काम होता है बैलेंस से रिलेटेड, अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी को बैलेंस करके रखने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल आमतौर पे उन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं जिनके 2 काम होते हैं। पहला काम उनका होता है या तो उड़ने का काम होता है, या दूसरा काम उनका होता है 2 टांगों पे चलने का, जिसको हम बाइपेडल्स कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की, याद रखने की ये है कि अगर कोई ऐसा जानवर है जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली, फॉर एग्जांपल गाय, बकरा, और क्या कोई और इस तरह की कोई और चीज, ठीक है, वो 4 पांव पे होते हैं, टेट्रापेडल्स कहलाते हैं, 2 और 2 4।
तो 4 पाँव पे चल लेते हैं। उनको एज सच सेमी सर्कुलर कैनाल्स की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो 4 पाँव पे हैं तो उनकी बॉडी बैलेंस वैसे ही है, वो गिर नहीं जाते। लेकिन हम चूंकि 2 पाँव पे खड़े हुए हैं ना और हमारे 2 हाथ लाइक फ्री हैं, तो वी नीड समथिंग दैट हेल्प्स टू बैलेंस आवर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, और उसके लिए हमारे कानों के अंदर यानी ब्रेन के कहीं पास आसपास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो हमें बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर दैट जस्ट बिलो देम हमारे पास एक अदर ट्यूब मौजूद है, ये वाली ट्यूब आप देख रहे होगे जो कि मिडिल एयर से निकल के जा रही है, एंड दिस इज लीडिंग टूवर्ड्स व्हाट, मैं यहां लिख रहा हूं ये किस तरफ मूव करके जा रही है, इट इज लीडिंग टूवर्ड्स व्हाट, इट इज लीडिंग टूवर्ड्स योर नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की तरफ लीड कर रही है, इट्स लीडिंग टूवर्ड्स योर नेजल कैविटी। और ये जो नाली है, इस नाली को हम लोग नाम देते हैं ईस्टेशियन टिब्यूल्स। क्या नाम देते हैं भाई, इसको हम नाम देते हैं, इस नाली को हम नाम देते हैं यूस्टेशियन। यूस्टेशियन टिब्यूल्स इसका नाम है, और ये वो नाली है जो मिडिल एयर से निकल के नेजल कैविटी के अंदर जा रही होती है, नाक के अंदर जा रही होती है। तो समटाइम आपने देखा होगा कि कभी किसी के कान में अगर पानी चला जाए गलती से, तो वो पर्दे के ऊपर तकलीफ देने लगता है, और उसके तकलीफ देने की वजह से गले में भी दर्द होने लगता है, नाक ब्लॉक होने लगती है। हर बार नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। या कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब नज़ला होता है आपको, अब नज़ला का ताल्लुक नाक से है, ठीक है, आपके कान बंद होने हो जाते हैं, सीटी बजने लगती है उसके अंदर। क्यों? वो जो नेजल कैविटी की तरफ रास्ता जा रहा था ना, जहां से एयर का फ्लो बना हुआ था, यहां पर जब ये सारा पूरा पैसेज ब्लॉक होता है तो आपके कान में सीटी बजने लगती है, क्योंकि यहां से प्रेशर डेवलप हो रहा होता है टुवर्ड्स योर एयर। तो नेजल कैविटी की तरफ ये एक फ्लो होता है जिससे लाइक एयर की मूवमेंट और सारी वेंटिलेशन अच्छी हो रही होती है, कह लो एक तरीके से हमारी जबान में, ठीक है, कि वेंटिलेशन अच्छी होती है। तो एयर के लिए मूवमेंट के लिए देयर इज यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स जो कि नेजल कैविटी की तरफ लीड करी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉक्लिया। तो कॉक्लिया हमारे पास क्या है, कॉक्लिया जो है वो अंदर की तरफ होता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी इसी के करीब करीब होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इन टूवर्ड्स योर ब्रेन के पास होते हैं, हेड के अंदर की तरफ होते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया दे आर समटाइम्स रिगार्डेड एज द प्लेसेस जहां पर आपके पास इनर एयर की तरफ का कोई पोर्शन की तरफ ये होते हैं दोनों। अब यहाँ पर कॉक्लिया का फंक्शन क्या है कि कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे सीलियरली सेल लगे होते हैं, बाल 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 अंश के अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं, और जब इसमें से हवा मूव करती है तो ये साउंड पिक करते हैं, और फिर यहीं से ऑप्टिक नर्व्स निकल के ब्रेन की तरफ जाती हैं, जो कि सुनने वाली आवाज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। अगर पुराने लेक्चर से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा वो कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट इज एसोसिएटेड टू द हियरिंग पार्ट ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्सेस या हियरिंग सिग्नल्स, तो आप कहोगे सर वही वाला पार्ट के जो कि कानों के करीब होता है। तो कानों के करीब कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, तो वो टेम्पोरल लोब का पोर्शन होता है, टेम्पोरल लोब विच इज वेरी क्लोज टू योर एयर्स। तो जो भी ऑप्टिक नर्व्स यहां से इंफॉर्मेशन लेके जाती टुवर्ड्स द ब्रेन, इट लीड्स टुवर्ड्स द टेम्पोरल साइड ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग और ऑडिटरी सिग्नल्स को लेके वो डील कर रहा होता है या लीड कर रहा होता है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है भैया? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये हमारे पास बातें हैं इसकी इस तरह से करने की। अब देखो, अब अगर हम बात करें, अच्छा, अब अगर हम बात करें अपने कानों से रिलेटेड, तो हमारे जो कान हैं उनको देखा जाए और हमारी आंखों को देखा जाए, तो मामला यह है कि इनमें से कौन सी चीज है सबसे पहले हम रिसीव करते हैं। मैं आंख की बात कर रहा हूं, मैं कान की बात कर रहा हूं। हमने आंख के फंक्शंस पढ़े, इंफॉर्मेशन को ले गए हम ऑप्टिक ग्लोब से होते हुए पीछे आपका जो ऑप्टिक ग्लोब है ब्रेन का उस तरफ। दूसरी चीज कानों की बात हमने पढ़ी कि कान में ये स्टेप्स है, इंफॉर्मेशन आई अल्टीमेटली कॉक्लिया के जरिए टेम्पोरल लोब पे चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर कान एक तरफ, आंखें दूसरी तरफ, इसमें से सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देने वाला या सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करने वाला कौन सा कह लो कि ऑर्गन है? सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स किसके जरिए आता है? या अगर हमने मेरी मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो कान या आंखें, इनमें से कौन सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा
और किसके जरिए हम ज्यादा आसानी से अपने आप को जो है वो मसाइल से, खतरात से बचा सकते हैं। हसन कह रहे हैं कि सर एयर सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और वो ज़्यादा अच्छी बातें जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए एयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ भाई, बाकी बच्चे हसन ने कहा कि सर कान जो है वो सबसे पहले किसी भी डेंजर को सेंस करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमसे एक्ट करवाएंगे। बाकी बच्चे हो गए खामोश, बाकी बच्चों के पास नहीं इसका जवाब। और इस खामोशी के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बच्चे परेशान होकर सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या लगता है। सर बिकॉज एयर कभी क्लोज नहीं होते, आंखें क्लोज हो जाती। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में हैं, आपको उस सिचुएशन का सबसे पहले पता कौन देगा? कि कान पता देंगे कि आप सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या आंखें इंफॉर्मेशन देंगी? सबसे फास्टेस्ट रूट ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन कान है या आंखें हैं? समरा कह रहे हैं कि आईज हैं, बरीरा कह रही है कि सर कान है, हसन ने भी कहा सर कान है क्योंकि कान कभी बंद नहीं होते। ब्रेन तक तो इंफॉर्मेशन दोनों ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि आंखों से ऑप्टिक लोब की तरफ जा रही है, कानों से टेम्पोरल लोब की तरफ, तो ब्रेन तो दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन ब्रेन तक पहुंचाने वाला कौन होगा सबसे पहला? तो इस सवाल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सामने रखते हैं, और वो एग्जाम्पल गालिबन आपकी किताब में भी गिवन है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आपको रियल लाइफ सिनेरियोस को समझ में आए। आपके पास आप एक जगह खड़े हुए हैं और वहां तूफान आ रहा है, ठीक है, रात का टाइम है, हवाएं तेज चल रही हैं और आपके सामने थोड़े से फासले पे बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, दोनों में से पहली इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? किसकी पहुंचेगी, बादल गरजने की या बिजली चमकने की? सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन सी आएगी आपके पास? आप खड़े हैं पहाड़ी के ऊपर, सामने आपके हैं बादल, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे, पहले कौन इंफॉर्मेशन? लाइट। हसन ने कहा सर लाइट, यानी बिजली चमकेगी सबसे पहले, यानी हम रिसीव करेंगे बिजली का चमकना। बरीरा कह रही सर गरजना बादलों का। अब इसको एक्सपीरियंस करना है आप लोगों ने। अब तो मेरे ख्याल में अब तो अक्टूबर आ गया, अब तो बारिश ही नहीं आएंगी। कराची में जमाने विंटर रेंज होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान की तरफ अगर आप चले जाएं तो मेडिटेरेनियन थोड़ा सा जोन लगता है, तो वहाँ सर्दियों की बारिश हो जाती है। जब कभी आप बिजली को चमकते हुए देखो तो आप देख तो लोगे, अब गिनना शुरू करना टाइम, आप खुद गिनोगे 1 2 3 है ना, ऐसा होता है। नहीं सर चांसेस है रेन के, अगर रेन के चांसेस और गरज चमक वाले रेंज के चांसेस है कि रात में या दिन के टाइम पे बिजली भी चमकती हुई नजर आ रही है, तो आपने सारे काम छोड़ना है, किसी अच्छी प्रोटेक्टेड जगह पे खड़े होना है, यानी कि उसमें खड़े हो गए बारिश के अंदर, आसमान के नीचे, हाँ भाई बादल आओ गरजो, बिजली गिरो, पता चला आप मुंह पे आगे गिर गई, तो क्या करना है, किसी प्रोटेक्टेड जगह पे खड़ा होना है, बिजली ढूंढनी है कहां पर चमकी है, जहां चमकी है आपने उसको देखा और अब आपने काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4 आवाज आएगी आपको। पता क्या चला कि लाइट एंड साउंड दे आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और ये दोनों डिफरेंट वेवलेंथ्स में काम करती हैं। यानी लाइट की वेवलेंथ हम तक क्योंकि फास्ट है तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बट साउंड के क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। लाइट की वेवलेंथ छोटी है, इंटेंसिटी ज्यादा है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना आपस में, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, एनर्जी का। और साउंड की अगर बात करूं तो वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, यानी स्पीड इसकी कम होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो पहले कौन पहुंचेगा? लाइट दिखेगी पहले मुझे, आवाज बाद में आएगी। और ये एक्सपेरिमेंट हमने करना भी इंशाल्लाह, जिस दिन बारिशें होंगी उस दिन अगर आगे पीछे मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड कराऊंगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पता ही चला कि अगर मैं किसी कंडीशन में फंसा हुआ हूं तो आंखें बिकॉज ऑफ लाइट मुझे पहले इंफॉर्मेशन देंगी वो उसके डेंजर का, और कान मुझे बाद में बताएंगे, क्योंकि देयर इज अ चांस कि मुझे आवाज बाद में आए और वो चीज पहले हिट कर जाए मुझे आके। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आईज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर ट्रैकिंग डेंजर, और सर्वाइवल के लिए भी आंखें जरूरी हैं, कान इतने जरूरी नहीं है। अगर मैं कोई चीज नहीं सुन पा रहा तो इससे मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, लेकिन अगर मैं देख नहीं पा रहा तो सुनने में मुझे बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम इसलिए होगी कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं बिजली चमकती है, ठीक है, अगर मैं बिजली को देख नहीं सका और मेरे ऊपर ही आगे गिर गई या आसपास गिर गई तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा।
हाँ जब आवाज आएगी तो तब पता चलेगा, हो सकता है आवाज आने से पहले मैं गुजर चुका हूं, तो ये प्रॉब्लम भी है। समझ रहे हो मेरे बच्चों प्यारी बात। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, देयरफॉर आई कैन ट्रैक लाइट बिफोर साउंड। तो आंखें डेंजर को पहले टेस्ट कर लेती हैं, पहले ग्रास्प कर लेती हैं एज कंपेयर टू एयर्स, कान। बात समझ रहे हो बच्चों? क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई? किसी को प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं है किसी चीज की? चलो भाई ये तो अच्छी बातें हो गई। अब जब हमने दोनों कान और आंखों के मसले मसाइल को देख लिया, अच्छा कानों का प्रॉब्लम ये होता है आमतौर पे कि हमें समटाइम्स कोई यूजली बाय बर्थ एयर ड्रम्स के इशू होते हैं, या हमारे जो ये हैमर एनविल और स्टेप्स हैं इनकी वाइब्रेशन, इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वाइब्रेशन को रिसीव कर सकें, तो हमें कुछ एडिशनली कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करनी पड़ती हैं जो हेयरिंग एड्स कहलाती हैं, दे एड इन हेयरिंग, ठीक है, वट एवर वी वॉन्ट टू हेयर। सेकेंड प्लीज गिव अ शॉर्ट रिव्यू। मैं इसका शॉर्ट रिव्यू देता हूँ, मैं जरा ये बात कंप्लीट कर लूँ, मैं शॉर्ट रिव्यू देके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो उसके लिए हम कुछ फैसिलिटेटेड डिवाइसेस यूज करते हैं दैट हेल्प्स इन हेयरिंग, ये वाली बात हो गई, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से हमारी हेयरिंग रिड्यूस हो जाती है, एयर ड्रम की फंक्शनिंग मुतासर होने लगती है, तो उसके लिए भी हम हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बड़े अच्छे से, कान का मसला ऐसा है कि उसके लिए आप अगर कान ख़राब भी हो जाता है तो कान अनटिल अनलेस कि आप कोई बम धमाके किसी बम की माइंड फील्ड में बैठे हुए हैं या एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ ऊपर से जहाज जो है वो बम गिरा रहे हैं तो आपके कान ख़राब हो रहे हैं, फट गए कान, तो एक अलग सिनेरियो। लेकिन यूजुअली जिस सर्कमस्टांसेस में, जिस तरह की लाइफ में हम लोग रहते हैं, उसमें जो हमारे कान ख़राब होते हैं ईयरफोन लगा के, एयरपॉड्स लगा के, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुन के, उससे इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम एड्स पे, यानी लाइक जो हेयरिंग एड्स है उस पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो आपकी आवाज़ को, बाहर से आने वाली आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है, आपके ब्रेन तक पहुँचाने में हेल्प कर देता है, तो ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन आँखों का मसला इतना ख़तरनाक है कि आँखों के अंदर कोई एज सच एड, विजुअल एड्स यूज़ नहीं कर पाते हम कुछ केसेस में। आँख का रेटिना ख़राब हो गया, एक हद तक ठीक है, पॉसिबल है कि आप उसको रिकवर कर लेते हो, बट अगर ज़्यादा डैमेज हो गया देयर इज़ इरिवर्सिबल चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ योर रेटिना, कि आप उसको दोबारा वापस रिकवर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह, लेंस ख़राब हो गया कोई मसला नहीं है, लेंस नया लग जाएगा, लेकिन लेंस को पकड़ने वाले जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं अगर वो ख़राब होगा तो जितना अच्छा भी लेंस इस्तेमाल कर लें वो काम नहीं करेंगे। ब्लाइंडनेस आ गई किसी वजह से, तेज़ रोशनी की वजह से आँखें ख़राब हो गई, या बाय बर्थ आँखों का मसला था, तो अब आपके पास कोई भी विजुअल एड उसमें हेल्प नहीं करेगा। तो वैसे तो अपने ऑर्गन, हर किस्म के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो अपने ऑर्गन है इसका कोई दूसरा नेमो बदल हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी और के भी लगा लें। लेकिन आँखें एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का कि ये अगर ख़राब हो गई तो इसका कोई नेमल बदल हमारे पास और कहीं होगा नहीं। अब बकरे की आँखें तो लगाने से रहे आप जाके कि बकरे की आँखें लगवा लेते हैं, ऐसा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नर्व डैमेज हो जाती है समटाइम्स, आँखों के जो बैक एंड पे नर्व्स लगी हुई होती हैं, प्रेशर बिल्ड होने की वजह से और मसले मसाइल हैं। तो आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सूरज में जाके बैठा करें, ये कोई नहीं कह रहा, ना मैंने कहा, मैं फिर दोबारा डिस्क्लेमर लगा दूं कि कल को जो है वो सूरज को आके फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर दो, अंधे होके आ जाओ कि सर ने बोला था कि सूरज को देखना है। नहीं, मैंने सूरज देखने को नहीं कहा, मैंने सनलाइट देखने को कहा है। तो सनलाइट क्या है, सूरज अगर वहाँ पर है तो सनलाइट यहाँ पर भी आ रही होगी, तो आप वहीं आँखें खोल लें, ठीक है। पता चला सबकी आंखों में से धुएं निकल रहे हैं और यूँ बैठे हुए कि सन ने कहा था कि सूरज देखना, सूरज किसी ने भी नहीं देखना भाई, ठीक है, और हरियाली भी देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेट मी जस्ट रिव्यू इट वन मोर टाइम, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास कानों का कान बना हुआ है, लग नहीं रहा कान, लेकिन बहरहाल ये कान ही है। ये बाहर का पोर्शन है जिसको हम आउटर एयर कहते हैं, उसको पिना भी कहते हैं। ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ मैमल्स में मिलेंगे आपको बाहर के कान के पोर्शन। और ये कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी कुरकुरी हड्डी के बने हुए होते हैं। इससे एक नाली अंदर जाती है, नाली अंदर जाती तो यहाँ पर एयर ड्रम लगा हुआ होता है। जब इसके पास आवाज़ आती है तो ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से एनर्जी आगे फेंकता है। यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं मिड एयर के अंदर, एक हैमर, एक एनविल और एक स्टेपीज। इनके साइंटिफिक नेम भी मैंने लिखे हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 आपके पास बोन्स होती हैं, मूवेबल बोन्स होती हैं ऑफ योर मिडिल एयर, जो कि ऑडिटरी ऑसिकल्स का काम करती हैं, मूव करती हैं व्हेनेवर यू रिसीव इंफॉर्मेशन, व्हेनेवर यू रिसीव एयर और साउंड वेव्स।
और इसके अंदर मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया कि स्टेपीज जो है, स्टेप्स जिसको हम कहते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ऑफ द ह्यूमन, सबसे लंबी बोन, सबसे बड़ी बोन ह्यूमन बॉडी की हमारी फीमर होती है, जो हमारी थाई बोन होती है, घुटने से ऊपर वाली जो हड्डी होती है, इसको हम फीमर की बोन कहते हैं, सबसे मोटी होती है, सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, और स्टेपी सबसे छोटी बोन होती है। आफ्टर दैट इनर एयर का कुछ पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, मिड एंड इनर एयर के दरमियान का पोर्शन होता है, वहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं और उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम ये होता है कि ये बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं, खासतौर पे वो ऑर्गेनिज्म के जो कि दो टांगों पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम हैं तो हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट बैलेंस होना चाहिए, तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेल्प करते हैं। इनके अंदर स्वेलिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें लिक्विड भरा होता है, उसको वेंट्रिब्यूल्स भी कहते हैं, वेंट्रिकल्स भी कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स भी कह रहे होते हैं, वो बैलेंसिंग में हेल्प देते हैं। मिड एयर से कुछ एक नाली निकल रही होती है नेजल कैविटी की तरफ, उसको हम स्टेशन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। दूसरी तरफ इनर एयर बिल्कुल मुंह के आपके सर के अंदर ब्रेन के करीब में एक पोर्शन होता है, उसको हम कॉक्लिया कहते हैं, द फाइनल पार्ट ऑफ योर एयर। इसके अंदर छोटे छोटे से इसके अंदर बाल से लगे होते हैं, जो एयर को लाइक टेस्ट करते हैं, उसको एयर को लाइक अपने साथ टच करवाते हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे आई डोंट नो, लाइक एयर के साथ उनका एक तरीके से एक्सपोजर होता है। और उसके बाद इसी कॉक्लिया से कुछ आपके पास ऑडिटरी नर्व्स अराइज होती हैं, जो कि टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, जो साइड में ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ तक जाती हैं और जो आपने सुना होता है उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। और इस पूरे अमल को इतना टाइम लगता है जितना टाइम मुझे इस चुटकी बजाने में लगा है। मैंने चुटकी बजाई है, आपने सुन ली है, और मैं एक मजे की बात बताऊं, इस चुटकी को बजाने के बाद डिले आया आपके सुनने में, वो डिले इस टेक्नोलॉजी की वजह से है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा तो उस सामने खड़े होने में ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सारी चीजें इतनी जल्दी सुन ली हैं। मिसाल के तौर पे अभी दरवाजा खुला है तो मेरी एकदम से अटेंशन इस तरफ गई, तो वो क्या हुआ, खुलते ही जो आवाज प्रोड्यूस हुई मुझ तक पहुंची और वो दूसरे कमरे से आवाज आई, दीवार को क्रॉस करते हुए मेरे कान तक आए, कान से पहुंचते ब्रेन के पास के टेम्पोरल ने खट करके क्लिक करके बता दिया बेटा बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला है। तो इतने मतलब नैनो सेकंड्स का भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और यानी ये आपकी बॉडी की कुछ ऐसी बातें हैं कि जब आप इसको बैठ के पढ़ते हो बोलते हो वाह ये सब कुछ हमारी बॉडी में चल रहा है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब आप कॉक्लिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हो, उसको समझते हो, तो आप फैसिनेट हो जाते हो कि यार ये सीलियरली स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ न्यूरॉन्स के साथ अटैच्ड हैं, ये सब बता रहे हैं कि ABCDEFGWXYZ। अब मैंने डिफरेंस लाया बीच में ABCDEFGWXYZ, तो आपके ब्रेन ने ना सिर्फ इसको सुना बल्कि आपने ब्रेन ने एक रेड फ्लैग भी दिया कि इसने ABCD पूरी नहीं पढ़ी। एंड दिस वाज जस्ट इन मेयर मिली सेकेंड, और पता नहीं नैनो सेकेंड, और पता नहीं कौन सा और छोटा सेकंड होता है, उसके अंदर सारा काम हो गया। हमारी बॉडी किसी मिरेकल से और किसी मोजिज़े से और किसी फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट से कम नहीं होती। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं।